toppling. Concepts of toppling. Explain how the blocks with the water. Explain the concept of toppling in detail. ठीक है. आगे explain how the blocks with the broader base have less chances of toppling as compared to the जो blocks है जिनकी जो vertical height है वो बहुत ज़्यादा होती है. Topple का मतलब क्या होता है वैसे हिंदी में? Topple का मतलब होता है उलटना. मेरी बात समझ में आ रही है? उसी को टॉपल बोलते हैं. जिससे जो ट्रक है कई बार वो टॉपल कर जाता है, उलट जाता है. कार है हमारी, ब्रेक लगी, कई बार ब्रेक इतनी ज़ोर से लगती है कि जो रेयर व्हील्स हैं वो उठ जाते हैं और जो गाड़ी है वो क्या कर जाती है, टॉपल कर जाती है. तो हम वो कंडीशन देखेंगे कि फिज़िक्स के रिस्पेक्ट में जब टॉपलिंग होती है तो एक्चुअली में होता क्या है, फोर्सेस के साथ क्या होता है और किन कंडीशन से ऑब्जेक्ट जो है वो टॉपल करता है. बात समझ में आई? ठीक है, कि टॉपल क्यों कर रहा है. देखो, अब आप ध्यान से समझना. देखो, एक केस लेते हैं हम. प्लीज़ अब चुप रहना बिल्कुल. एक केस लेंगे और उसमें टॉपलिंग की कंडीशन देखेंगे. मान लो मेरे पास ये, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टॉपलिंग. ठीक है. लेट अस सपोज मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया. एक इंक्लाइन प्लेन, और ये वाला जो एंगल है इस एंगल को क्या बोल देते हैं, थीटा. फिर यहाँ पे हमने एक मास रख लिया, मास. अब मास का जो वेट है वो कहाँ पे लग रहा होगा बेटे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ये ऐसे वेट लग रहा होगा. ये क्या है, एम जी है. अच्छा, अब अगर ये एम जी है तो ये वाला एंगल क्या है, थीटा है. तो ये क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा. और इस तरफ क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा. एम जी साइन थीटा. ठीक. अब ये जो जो ब्लॉक है इसका जो मास है वो m गिवन है और तुमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व भी कर लिया, वो तुमको आता है. मेरे को टॉपलिंग की कंडीशन, मुझे पहले ये बताओ कि ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी है, ये अपनी जगह पे रुका हुआ है. अगर ये अपनी जगह पे रुका हुआ है तो इसको कौन रोक रहा होगा, कौन रोक रहा होगा, फ्रिक्शन. मैं यहाँ से तुमसे पूछता हूँ कि स्टैटिक फ्रिक्शन की, पहले तो स्टैटिक होगी डायनेमिक होगी, क्योंकि रुका हुआ है. स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी बताओ. इस ब्लॉक का देखो, मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ बेटे. एम जी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू. एम जी साइन थीटा होगी. ओ भाई, इसको नीचे आने में जो रोक रही है स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही होगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी साइन थीटा. हमने किया नहीं था कि स्टैटिक फ्रिक्शन है सेल्फ एडजस्टिंग, उसकी वैल्यू तो उतनी होती है जितनी रिक्वायर्ड होती है. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी साइन थीटा. खैर ये तो मैंने वैसे ही पूछा और तुमको पता होना चाहिए. अब हम टॉपलिंग की बात करते हैं. टॉपलिंग के केस में लेट अस सपोज, मतलब इसको टॉपल करवाएगी कौन, फ्रिक्शन. इमेजिन करो ब्लॉक नीचे आ रहा है. अब तुम्हारी जो जो फ्लोर है, जो जो तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन है वो बहुत ज़्यादा रफ हो गया, बहुत ज़्यादा रफ हो गया. ये बहुत ज़्यादा रफ हो गया कि यार आगे नहीं जा सकता मैं तो मेरा तो आगे जा नहीं सकता, पीछे वाला अंदर ही जा रहा है क्योंकि ये तो टॉपल कर जाएगा. यही होता है. तुम गाड़ी में चल रहे हो, तो तुमने आगे वाले जो व्हील्स हैं वो रुक गए. अगर आगे वाले व्हील्स रुक गए, जो पीछे वाले व्हील्स हैं वो आगे आने की कोशिश करेंगे, गाड़ी जो है टॉपल कर जाएगी. यही होता है. बोलो यस नो. समझ आ रहा है, समझ आ रही बात? ठीक है. तो इसको मुझे ये बताओ कि टॉपल करवाने में कल्प्रिट कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉपल कौन करवा रहा है, फ्रिक्शन. कौन करवा रहा है, फ्रिक्शन. वेरी गुड. अब देखो, मैं सबसे पहले ना नॉर्मल रिएक्शन की बात करता हूँ. नॉर्मल रिएक्शन, मुझे बताओ इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वैसे ही यहाँ पे लगना चाहिए, लगना चाहिए यहाँ पे. लेकिन अगर अगर तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट क्यों होगी मुझे बताओ. जब चीज़ टॉपल करेगी ना, जब ये चीज़ टॉपल करेगी तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो फ्लोर को ज़्यादा प्रेस करेगा, है ना, तभी तो वो टॉपल करेगी. इसका मतलब जब तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया आगे की तरफ,
वो कंडीशन होती है टॉपलिंग की। गाड़ी चल रही है, मैंने देखा आगे वाले व्हील्स हैं, ये पीछे वाले व्हील्स हैं, मैंने देखा नॉर्मल रिएक्शन पीछे से ऊपर आ रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन एकदम अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो गया ना आगे की तरफ, इसका मतलब आगे के व्हील्स ज़्यादा वेट ले रहे हैं और फोर्स भी ज़्यादा लगा रहे हैं। वो फोर्स तो तभी ज़्यादा लगाएंगे ना वो जब तुम्हारे पास वो पीछे वाले व्हील्स हैं वो उठ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि चीज़ टॉपल करेगी या नहीं करेगी? कौन सा क्राइटेरिया बताओ? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा क्राइटेरिया है? अगर तुम्हारी नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होती है बेटे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो टॉपल कर सकता है। समझ में आई बात है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब देखो, सुनो, मान लो इसकी जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं x, और इस ब्लॉक की जो हाइट है बेटे वो क्या ले लेते हैं h। क्या ले लेते हैं? ब्लॉक की हाइट कितनी ले ली h, और जो लेंथ है वो क्या ले लिया हमने x, ठीक है। अब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तुम बताओ ऐसे कॉर्नर में चला जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन r। ये कॉर्नर में हमने क्यों किया? ये क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐसे उलट रहा है, तो अगर उलट रहा है तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होएगा, वेट ज़्यादा लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका अगर मैं कंपोनेंट लूँ, टॉर्क प्रोवाइड कर रही है नॉर्मल रिएक्शन। टॉर्क क्यों लगी? टॉर्क इसलिए लगी ना क्योंकि चीज़ उलट गई। वो समझ में आ रही है बात सुदीप? बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, क्वेश्चन तभी होंगे। बात समझ में आ रही है? आर इंटू, अब बताओ ये क्या डिस्टेंस होगा? सेंटर ऑफ मास तुम्हारे पास ओरिजिन है अगर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x/2। तो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? r इंटू एक्स बाई, बोलो क्या डाउट? ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे लग रही है? पीछे की तरफ लग रही है फ्रिक्शन। तो अब r इंटू x/2 शुड बी इक्वल टू वॉट? f इंटू फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये हाइट कितनी है? h कितनी हाइट है? h। तो f इंटू क्या हो जाएगा? h/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का तो आता ही होगा ना, तो f इंटू क्या हो गया? h/2। तो यहाँ से 2 और 2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो r इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट? फ्रिक्शनल फोर्स इंटू h हो गया। और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास? क्या आ गई है? f इंटू h/x। अब देखो, जो तुम्हें बात समझ में आई या नहीं आई वो भी अभी पता लग जाएगा। देखो, मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है, ये मैंने ब्लॉक ले लिया, ठीक है। इसका मास m है, और ये ना सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली जहाँ पे इसके जो डायगनल्स हैं वो मीट करेंगे वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो ये मेरे पास सेंटर ऑफ मास बन गया, और जो वेट है वो क्या लग गया? नीचे की तरफ लग गया। क्या हो गया? वेट mg। बोलो यहाँ तक बात समझ आई? हम किसकी कंडीशन कर रहे हैं बेटे? टॉपलिंग की। टॉपलिंग का मतलब क्या? उलटना या फिर लुढ़कना, है ना। अच्छा, अब मान लो मेरे पास ना ये फोर्स आई यहाँ पे ऐसे, ये फोर्स लगा रहा हूँ मैं, कैपिटल F। क्या लगा रहा हूँ? तुम बताओ ब्लॉक कैसे उल्टेगा? अगर मान लो ये फोर्स जो लग रही है, ब्लॉक कैसे उलट रहा है? ऐसे। ये देखो ना, इसने क्या किया, यहाँ पे अगर तुम ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो ये ऐसे जाएगा ऊपर को, टॉर्क लगेगी। बात समझ में आ रही है? अब तुम मुझे बताओ कि उस टॉर्क की और नॉर्मल रिएक्शन बताओ कि पहले तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे होगा? देखो, पहले 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 वाले पॉइंट पे तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, लेकिन जैसे ही ये उल्टेगा वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होती रहेगी? ज़्यादा होती रहेगी। ये मेरे ऐसे एरोज बना रहा हूँ, मतलब इसकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यहाँ पे बिल्कुल एंड पे जाके नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, है ना आरुषि? नॉर्मल रिएक्शन इसलिए मैक्सिमम होगा क्योंकि यार अगर वो उलट रहा है तो वो आगे फोर्स ज़्यादा लगाएगा ना बेटे। बेटे बात समझ आ रही है सभी को? टॉपलिंग की कंडीशन। तो ये मेरे पास क्या हो गया? आर हो गया नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, इसकी जो हाइट है वो h ले लो, h, और जो इसकी लेंथ है ये लेंथ टोटल l ले लो। अब मुझे बताओ क्या कंडीशन होगी? f को किससे मल्टीप्लाई करूँ? कैपिटल F को किससे मल्टीप्लाई करूँ?
हाँ h/2 से, कैपिटल F को किससे मल्टीप्लाई करूँ, h/2 से, इक्वल्स टू क्या करूँ, नॉर्मल रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, नॉर्मल रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, L/2 से, R इंटू L/, बात समझ में आ रही है। मतलब तुम्हारी जो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई, ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू क्या आ गई, F इज इक्वल टू R इंटू एल, टू तो कट गया, R इंटू L/H। ये R क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, L क्या है, लेंथ, H क्या है। देखो बात ध्यान से सुनना, हमेशा ना हम गाड़ियों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो नीचे की तरफ रखते हैं। ये मैंने बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे इसलिए रखते हैं ताकि जो कार है वो स्टेबल रहे। वो जो हम सब ने वो टॉय खेला हुआ वैसे हिट करते हैं वापस आता है, फिर हिट करते हैं वापस आता है। उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे की तरफ होता है, वो ऑसिलेट करता रहता है। बच्चा हिट करता है फिर वापस आता है, फिर वो स्ट्राइक करता है, फिर बच्चा कहता है मुझे कैसे स्ट्राइक करती है, फिर वो हमारा, है ना, खेला हुआ सभी ने। तो इसमें हम सेंटर ऑफ मास गाड़ी का क्या करते हैं, नीचे की तरफ कर लेते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, मुझे तुम्हें कंडीशन पता लगी, टॉपलिंग की कंडीशन है कि तुमको, टॉपलिंग की कंडीशन में बेटे नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता नज़र आ रहा है इसका मतलब गाड़ी उलट सकती है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट ना हो। अब मेरे को बताओ, क्वेश्चन था कि व्हाई द ऑब्जेक्ट्स और ब्लॉक्स हैविंग द ब्रॉडर बेस आर प्रेफर्ड। तो तुम मुझे देख के सिनेरियो बताओ कि बेस को अगर ब्रॉडर करेंगे तो कैसे एडवांटेज होगा। अगर बेस को ब्रॉडर करोगे तुम तो तुम्हारी टॉपलिंग की कंडीशन कम हो जाएगी। कैसे, ये देखो तुम्हारे सामने आंसर है, सोचो थोड़ा। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, आगे आने में टाइम लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बोला करो। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन ये यहाँ से यहाँ है ना, अगर और बड़ा बेस होता तो यहाँ से और आगे जाना होता उसको टॉपल करने के लिए। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट होने में टाइम लग रहा है, हमारे लिए बेटर है। दूसरा जो ब्रॉडर बेस है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, हमारे लिए बेटर है। अब बात समझ में आई। टॉपलिंग की कंडीशन के लिए क्या होगा, 2 से 2 बढ़ गया, क्या हो गया, F इंटू एच इंटू आर इंटू एल। यानी कि अगर अगर हम यहाँ पे लिखें F इज इक्वल टू आर इंटू एल अपॉन एच, ये टॉपलिंग की कंडीशन होगी। मतलब अगर तुम्हारी ये जो फोर्स है ये ग्रेटर देन हो गई किससे, आर इंटू एल बाई एच से, तो क्या वो टॉपल करेगा, करेगा 100%, 100% टॉपल करेगा। बात समझ में आई, टॉपलिंग कंडीशन पता लगी। हाँ, ओनली फॉर जेई एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सीबीएसई सिलेबस। इज दिस क्लियर। कर लोगे आप कोई भी चीज़ अगर टॉपल कर रही है तो दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया। ठीक है, अब नोट करो इसको, पिछली स्लाइड से करना है, इससे करना है। क्वेश्चन नंबर 40, पंच पता लगा। करिए नोट, बोलो। ओहो, मेरे को पता नहीं कहाँ है अब वो। यार मैंने 15 क्यों लिया। ये था ना,
दो बुकलेट्स हैं तुम्हारे पास? एक मेरे को दे दो। So next slide. नेक्स्ट स्लाइड। हो गया? चलिए आगे। कर लिया बेटे, नॉर्मल रिएक्शन को शिफ्ट करवा दिया, हो गया। अच्छा अब ये वाला तो अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन तो पीछे है यहाँ पे। फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होगी अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो मतलब इसमें टॉपलिंग की कंडीशन क्या होगी? नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा ना, रुकेगा तो उल्टेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। बस चुप, अब चुप। बुकलेट खोलो अपनी। पेज नंबर है 16, पेज नंबर 16। पेज नंबर 16, इसके कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? हाँ, फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करेंगे मिस्टर पांडे। A child sits stationary at one end of the long trolley. Moving uniformly. पहले ट्रॉली बनाओ ऐसे, ये साथ साथ करना है तुमने, साथ साथ करते जाएंगे क्वेश्चन सारे। ये ऐसे ट्रॉली बना दो। अच्छे साइड से सीनियर वन एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रॉली है तो ये ऐसे, यहाँ पे चाइल्ड बैठा हुआ है कोई भी। आगे Moving uniformly with a speed v on a smooth 20 स्पीड से चल रहा है ऐसे। आगे on a smooth horizontal surface. If a child gets up and run about on the trolley in any manner, what is the speed of cm? अब दी ट्रॉली प्लस साइड सिस्टम। अब देखो ये ट्रॉली चल रही है, ये बच्चा खड़े हो गए ना, ऐसे मूव करने लग गया, तो कहता कि अब जो स्पीड है वो ट्रॉली और उसकी क्या चेंज होगी? क्या चेंज होगी? इमेजिन करो तुम ट्रक की उसके ऊपर, रूफ के ऊपर, और उसके बाद तुम चलने लग गए हो ट्रक, तो क्या ट्रक की स्पीड चेंज हो जाएगी? क्योंकि सेंटर ऑफ मास और उसकी वेलोसिटी तो कंजर्व करके लिखो नो दी स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। बुकलेट के ऊपर लिख लो स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, स्पीड विल रिमेन सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, Area of triangle contained between the vector a and b is one half of the magnitude ऑफ ए क्रॉस बी। देखो एरिया ऑफ, शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लो तुमने ए वेक्टर बनाया यहाँ पे ऐसे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है शो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेन बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी इज वन हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी। ये ए बनाया और ये मैंने ऐसे बनाया बी, ठीक है।
अगर ये ए वेक्टर है और ये वाला मेरे पास बी वेक्टर है, बेटे अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम बन गया ना ये भी बी वेक्टर होगा, और ये ऊपर वाला क्या होगा, ए वेक्टर। तो कहता है शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल ये है बीच में, ये ट्राइंगल है, बन गया ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है नंदिनी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है ए वेक्टर, इंटू हाइट, हाइट क्या है ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा ना, हाइट ये है ना बेटे। तो अब अगर हाइट ये है तो ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ कितना है, थीटा। तो x अपॉन बी, एक्स अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये x अपॉन बी किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, साइन थीटा। वेरी गुड, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है b इंटू साइन थीटा, है ना। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ए बी साइन थीटा क्या होता है यार, ए क्रॉस बी, क्या होता है ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हो गया, ऊपर हमने लिखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय तान्या क्या हो गया 2, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। हो गया प्रूव, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, ट्राई करो, तब तक मैं इसका जो पीडीएफ है वो अपलोड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बुकलेट में है दी। यार तुम क्या न्यूसेंस नहीं, मुझे अच्छी लगती है, सिंसियरिटी अच्छी लगती है। मैं सिंसियर टीचर हूँ ना, क्लास में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चे भी सिंसियर होने चाहिए। है भी गुरुदेव, तेरे नाम भी गुरु है। कहाँ है बुकलेट, आसमान बुकलेट, पेज नंबर कौन सा ये बताना, ये रहा, यही है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, फिर ये लो अब तो कर लेंगे 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी आप पढ़ो नंदिनी मान। Show that A, B cross C is equal in magnitude to the volume of the parallel. पैरेलल पेपर पता है क्या होता है, पैरेलल पेपर फॉर्म्ड ऑन दी वेक्टर्स। पहले बताओ क्यूबॉइड पता है तुमको, है ना, क्यूबॉइड लंबा क्यूबॉइड पैरेललोपिपेड होता है। क्यूबॉइड तो पता है ना क्या है, कमरा क्या है क्यूबॉइड, लेकिन अगर इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेललोपिपेड। समझ में आ गई बात। तो वो क्या कहता है, कहता है ए बी सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड फॉर्म्ड इन द वेक्टर्स। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पैरेललोपिपेड है उसकी 3 एक्सिस होंगी, एक होगी एक्स एक्सिस, एक होगी वाई एक्सिस और एक होगी। अब देखो ए बी क्रॉस सी करेंगे ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक्सिस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये बी है और सी है, तो बी क्रॉस सी करोगे तो जो उसका जो जो वेक्टर फॉर्म लेगा, जो उसकी डायरेक्शन है वो कहाँ पे आएगी, ए की तरफ आएगी, है ना। बी क्रॉस सी की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। ये दोनों वेक्टर्स जो इसका रिजल्टेंट आया और जो ये है, ये आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अगर आपस में पैरेलल हो गए तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अगर तुम यहाँ पे बी सी कर दोगे, बी सी और ए डॉट बी सी करोगे तो ए बी सी कॉस 0 आ गया, तो वो ए बी सी आ गया, वो वॉल्यूम होंगी। मैं बताता हूँ अगर तुमको
नहीं पता लगा, एक बार फिर से। पहले हम बनाते हैं पैरेललोपिपेड। ये ऐसे हो गया, उसके बाद लंबा, ये ऐसे, और इधर भी ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ, तो द ड्राइंग इज नॉट गुड, इट इज सॉर्ट ऑफ, है ना। पहले समझ गया ना तुम, क्यूबॉइड बड़ा था। तो मेरे को क्या करना है, ए किसके इक्वल था, ए साथ में क्या था, डॉट बी क्रॉस सी, डॉट बी क्रॉस सी। अपने को बी क्रॉस सी निकालना है। बी और सी तो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये बी सी साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये बी सी आ जाएगा सिर्फ। तो ये हो गया ए डॉट बी सी। लेकिन डायरेक्शन भी हमने देखी, मैंने तुम्हें बोला कि डायरेक्शन इज ए वेक्टर के पैरेलल ही हो जाएगी। अगर ए की पैरेलल हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉस ऑफ 0। कॉस 0 क्या होता है, 1, तो ए बी सी आ गया। क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है बेटे, क्यूबॉइड की लेंथ इनटू ब्रेड्थ की होगी। पैरेललोपिपेड की भी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, ए डॉट बी डॉट ए डॉट ए इनटू बी इनटू सी। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर करते हैं जस्ट की, तो वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी ए बी ए बी cos थीटा। तो ये तो पता होना चाहिए, तो हम लोग यूज हो रहे हैं यहाँ, ए बी cos थीटा। और अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो ए बी sin थीटा। ए डॉट बी करते हैं तान्या, ए डॉट ए बी cos थीटा। और ए क्रॉस बी करते हैं तो, चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5th। समझ आ रहा है, वेरी गुड। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5th हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार रीड करेंगे। करना जरा 6 क्वेश्चन की। Find the components along the x, y, and z axis of angular momentum and of a particle whose position vector is r. The component x, y, z and momentum is p. With components px, py, and pz show that if a particle moves only in an xy plane. अब एक बात बताओ, हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम की, निकालना जरा कहाँ है वो, कॉपी में निकालो। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एंगुलर मोमेंटम के कहाँ थे वो देखो, और मुझे वैल्यू बताओ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालो फटाफट से। निकाल लिया। अब वो कहता है मुझे एल जेड की वैल्यू बताओ। एल जेड की वैल्यू क्या है, वेरी गुड। एल जेड इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो क्या कहता है, कहता है शो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स only in the xy plane, particle moves only in the xy plane, the angular momentum is only z component। angular momentum का कौन सा component होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स प्रूव करके दिखाने जो हमने पहले निकाले थे। फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरा नंदिनी। show that the particle moves only in xy plane, the angular momentum has only of a। ये देखो xy plane है और इसका कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ z एक्सिस। कर लो उसके कंपोनेंट्स निकालने, लिख लेना, घर जाके निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6। ये क्वेश्चन ना सॉल्व होने चाहिए सारे, और समझ के सॉल्व होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन 7 को रीड करो। Two particles each of mass m and speed v travel in opposite directions. देखो एक बारी ना मेरे को बनाने का भी टाइम दिया करो। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड स्पीड v ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस अलोंग पैरेलल लाइंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। मान लो ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन और दूसरी लाइन ये लाइन। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? कितना है बेटा? स्मॉल डी। कितना डिस्टेंस है? स्मॉल डी। तो अब ये हो जाएगा कहता है शो दैट इफ द पार्टिकल मूव नहीं सॉरी when separated by distance show that the vector angular momentum of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken. Vector angular momentum ये मान लो ये दोनों ऐसे लाइंस हैं। तो आप अगर यहाँ पे जा रहे हो ऐसे, कितने डिस्टेंस पे जा रहे हो? x डिस्टेंस पे, ठीक है। कहते हैं इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम है। अच्छा, अब अगर लीनियर मोमेंटम इसकी वेलोसिटी v है और मास अगर m है तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा? m इंटू वी। अगर मैं इस एक्सिस के अक्रॉस इसका एंगुलर मोमेंटम देखूँ तो L1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो लीनियर मोमेंटम कितना है? m इंटू वी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये x है, ये x है ना। तो कितना हो जाएगा? m इंटू वी इंटू एक्स। और L2 की वैल्यू कितनी है? L2 इस एक्सिस के क्रॉस, ये L1 हो जाएगा इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? L2। तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m इंटू वी। टोटल डिस्टेंस कितना है? d। उसमें से x निकल गया तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ? d माइनस एक्स। टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? L1 प्लस L2। तो L1 की वैल्यू पुट करो, क्या होगी? m इंटू वी इंटू एक्स प्लस m इंटू वी इंटू डी माइनस m इंटू वी इंटू एक्स। एम वी एक्स क्या हो गया? तो क्या हो गया आंसर? एम वी डी। वो कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम को प्रूव करो कि ये कांस्टेंट है। तो ये तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि बताओ मास की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है? मास की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट ही हो तो चेंज नहीं होगी। और जो वेलोसिटी है वो भी उसने गिवन ही दे दी, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस कितना दिया उसने? कितना दिया? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। करो नोट। कि ना अगली क्लास में ना मैंने क्वेश्चन पूछने अभी पूछूंगा। मैंने बोला था पिछली बार रोटेशनल मैकेनिक्स रिवाइज करके आना पूरा। हमारी शक्लें बता रही है कि कॉपी की खोली हुई कर जाएगी। सोच लिया कि बस फर्स्ट टर्म दे दिया, बस ठीक है, हम फर्स्ट टर्म जीत रही है बस। MVX प्लस MVD माइनस MVX कर लिया नोट? लिखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखो। एक देखो L वेक्टर इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा वेक्टर। ओमेगा क्या होता है बेटे? एंगुलर वेलोसिटी। और I क्या होता है? इंडिया इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो फिर टॉर्क का रिलेशनशिप लिखो, टॉ वेक्टर। देखो टॉ वेक्टर का रिलेशनशिप क्या होता है? टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ डीएल अपॉन डीटी भी होता है, लेकिन आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ
एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। एफ क्या होता है? फोर्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है? एम आर स्क्वायर। और डिस्क कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। तो वापस चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, बोलो। 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से पढ़ेंगे पहले। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस बारी रीड करेंगे। सुधीव आप रीड करो 5.8। वेट डब्ल्यू, यानी कि वेट डब्ल्यू है नीचे सस्पेंडेड एट रेस्ट बाय ये ऐसे। तो एक क्वेश्चन था ये, मैंने तुम्हें लॉज ऑफ मोशन में भी कराया था। मान लो अगर मैं ऐसे, मैंने हैंग करके मैं लटका हुआ हूँ, एक ऐसे लटकता हूँ, एक ऐसे लटकता हूँ, दोनों केस में ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होगी? ऐसे में, है ना? लेकिन आपको नहीं होगी ना कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया। उसमें रीज़न क्या है? ऐसे रीज़न क्या है यहाँ पे? ऐसे क्यों होगी ज़्यादा? स्ट्रेस ज़्यादा होगा, टेंशन भी ज़्यादा होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन की हाउ द बॉडी इज एक्चुअली हैंगिंग। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तो मान लो टेंशन T1 है, यहाँ पे कितनी टेंशन है? T1। यहाँ पे कितनी टेंशन है? T2। मानता हूँ। उसके बाद मैं इसके कॉम्पोनेंट्स लेता हूँ। पहले तो ना एंगल से घबराना नहीं है। एंगल्स कितने दिए हुए हैं बताओ? 36.9। 36.9 को 37 ही मान लेंगे। हमें 37 और 53 के साथ काम करना आता है। हमें साइन 37, कॉस 53, कॉस 37, ये पता क्या है? पता ना 345 वो ट्रायंगल होता था जो। गंदे बच्चे हो, तुम्हारी आंखें बता देती हैं कि तुम गंदे हो। देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये T1 है और यहाँ पे क्या है? T2। अब अगर ये T1 है तो मैंने इसका कंपोनेंट ले लिया यहाँ पे। ये एंगल अगर 37 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 37। यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? T1 cos 37। ये T2 है तो इस तरफ कितना आ जाएगा यहाँ पे? T2 cos ऑफ 37। T2 cos ऑफ, ओ सॉरी 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 53, ठीक है भाई, cos ऑफ 53। यहाँ हो गया T2 cos ऑफ 53। अब जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि एंगल्स कैसे लेने होते हैं। ये है ना 37 डिग्री वाला ट्रायंगल, पता होना चाहिए बस। कौन सा है वो? साइन 37। यहाँ पे आ गया 37। तो ये होता है 3, ये होता है 4 और ये होता है 5। ऐसी था ना? साइन 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। और जो साइन 37 है वो किसके इक्वल होगा? कॉस कॉस 53 के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। वो 37 को क्या लिख लिया? साइन ऑफ 90 माइनस 53। 90 माइनस 53 लिख लिया तो ये क्या बन गया? कॉस 53। ठीक है, पहले तो नोट करो इसको, फिर नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन में चलते हैं आगे। साइन 90 माइनस 53 हो गया कॉस 53। ठीक है, वापस फिर से पता है क्या तान्या है यहाँ पे ना? इंटरेस्ट रखो बेटे। पता है तुम ना, तुम्हारा पता है क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम्हारे ब्रेन वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं कि क्या करना है आगे। तुम्हें पता है सर ने कहा तो देना है, बाद में हमें नकल मार के लिख लेना है। पेपर में हमको आता नहीं कुछ, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आ गया तो हमें तो आदत ही नहीं है दिमाग चलाने की। हमें तो आदत है बस पेन चलाने की। ऐसे देखो
इससे कहीं नहीं पहुंचोगे तुम। ये लो करो, इसके आगे बताओ मुझे क्या करना है। अच्छा, अब अगर ये T1 cos 37 है तो इस तरफ क्या, यार एक तो ये पेन से पड़ा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा बताओ, ये T1 sin 37, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा बताओ, T2 sin 37। बना लो पहले, सॉरी 53, T2 sin 53, T1 sin 37, T2 sin 53। ठीक है, अब मैं इसको ना यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखवाया था मैंने, T1, बोलो T1, T1 sin 37 इज इक्वल टू, sin 37 इज इक्वल टू T2 sin 53। आ गया ये। एक इक्वेशन और चाहिए मेरे को, तभी तो T1 T2 निकलेगा। वो इक्वेशन कैसे देता हूँ, ये देखो, अगर ये वाला डिस्टेंस D है, टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस 2 है, उसमें से D निकल गया तो ये बाद में, हाँ 2 माइनस D कितना है, 2 माइनस D। अब मुझे बताओ, एक फोर्स हमारी ये लग रही है ना, अगर मैं R क्रॉस F करता हूँ कहाँ पे आ गया, एक ये वाली फोर्स है, इसमें अगर मैं R क्रॉस F करता हूँ तो कहाँ पे आ गया, मतलब दोनों की टॉर्क एक दूसरे को अपोज कर रही है, मतलब हम दोनों की टॉर्क को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। लिखो, लिखो यहाँ पे लिखो, T1 cos 37 into T1 cos 37 into small d is equal to T1 cos 37 into small d is equal to T2 cos T1 cos 37 into small d is equal to T2 into क्या होगा, T2 कितना है, is equal to T1 cos 37 into small d is equal to T2 cos 53 into cos 53 into 2 minus d into 2 minus d। ठीक है, अच्छा अब अब बताओ, अब देखो क्या होगा, जो यहाँ से T2 की वैल्यू है, देखो इधर यहाँ पे आ गया T1 cos 37 इंटू स्मॉल d इज इक्वल टू, T2 की वैल्यू को मैं क्या डाल दूँ, इसको डाल देता हूँ T1 इंटू साइन 37 अपॉन साइन ऑफ 53, है ना, T2 की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, इंटू साथ में क्या, कॉस ऑफ 53 इंटू क्या हो गया 2 माइनस डी। देखो कुछ बच्चों को जिनको पता नहीं लगा भैया क्या किया, ये T2 की वैल्यू निकाली ना यहाँ से, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो जोर से बोलो, T1 sin 37 कॉस साइन 53। तो मैंने क्या किया, दूसरी इक्वेशन में T2 की वैल्यू डाल दी, T2 की वैल्यू तुमने जो साइन T1 sin 37 1 sin 53 है, और फिर cos ऑफ 53 इंटू साथ में क्या आ जाएगा 2 माइनस, पता लगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है बताओ, T1 क्या हो रहा है, कैंसिल, cos 37, cos ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, साइन 53 इंटू कॉस 37 इंटू स्मॉल डी इज इक्वल टू साइन 37 इंटू कॉस 53 इंटू 2 माइनस डी। हाँ, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो
हाँ बिल्कुल 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 सिंपल हो जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास टैन, डिवाइड करना ज़्यादा बेटर है, उससे करते हैं। देखो बिल्कुल ठीक है, क्या आ जाएगा? टैन ऑफ 37, टैन 37 अपॉन अपॉन डी, अपॉन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू टैन 53 अपॉन टैन 53 अपॉन 2 माइनस डी। अब टैन 37 कितना होता है? 3/4। क्या होता है? 3/4 इंटू क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू टैन 53 क्या होता है? हाँ ठीक है 4/, क्योंकि टैन 53 को लिख लेंगे ना, टैन 90 माइनस 37, टैन 90 माइनस 37 कॉट 37 हो गया, कॉट 37 टैन 37 का उल्टा हो गया तो 4/3। वेरी गुड, ये हो गया 4/3 इंटू 2 इंटू डी, सॉरी 2 माइनस डी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब डी निकाल लो, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी निकाल लो। बेटे ये स्टेप अगर नहीं समझ आया ना, ये देखो इसने कैसे किया। टैन 53 है ना, स्मॉल टी हाँ हाँ तो ये लिया था। टी सर 30 सॉरी चलो निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी निकालो। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस डी इज इक्वल टू, हाँ फ्रैक्शन में आएगा 16, 16 इंटू डी, ये है ना। यहाँ से स्मॉल डी कितना है? हाँ 9 हो जाएगा। तो स्मॉल डी कितना है बताओ? 18/25, ये आ गया। क्वेश्चन में निकालना क्या था देखना ज़रा, कैलकुलेट दी डिस्टेंस, हाँ डी निकालना, डी निकाल लिया। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से करो, दोबारा अपने आप करो। और एक काम करो, थोड़ा सा आगे जाओ। और एक काम करो, ये जो है ना, इसको कैलकुलेट अपने आप करने की क्वेश्चन बनाओ, उसको सॉल्व करना। Otherwise, किया अपने आप।
8 क्वेश्चन लगे हैं। और यार ये क्वेश्चंस को ना होमवर्क में दोबारा करना है, दोबारा 1 to 10 करा दूंगा आज मैं। होमवर्क में दोबारा करने और बेसिक मैथ्स को पढ़ के आने वाले तो आप बोल के सेट फ्री करना सीखो। जब एक बच्चा आ गया ये दिए लोकेशन में एक रीजन दी लास्ट का पूरा अंजी कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो और करो सॉल्व अपने आप। देखो कैसे करना है, अपने आप इक्वेशन बनाओ। कितने क्वेश्चन दोगे तो जैसे अपने आप करो। क्वेश्चन 9 पढ़ो। एग्जैक्टली मैंने तुमको 3 मिनट देने हैं, 9th को सॉल्व करो। गुरदीप करो, क्वेश्चन करो, फटाफट करो जल्दी से। 9 तुम लोग क्या कर रहे हो? चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, वो तुम्हारी आएगी, फिर देखते हैं तुम्हारे दिमाग में क्लिक करता है या नहीं करता। कहते हैं कार वेज 1800 किलो। पहले तो गाड़ी बनाते हैं। कौन सी गाड़ी बनाए? मर्सिडीज बनाए, लैम्बोर्गिनी। अच्छा चलो देखो, कहता है कार वेज 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सल। मतलब ये फ्रंट व्हील और बैक व्हील का डिस्टेंस दे रहा है। तो वो कितना डिस्टेंस दिया बेटे उसने? 1.8 मीटर्स। यानी कि ज़रा ध्यान दो क्या हो रहा है। 1.8 meters. Its center of gravity is 1.05 meter behind the front axle. मतलब जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो 1.05, ये ऐसे, ये मान लो इस तरफ चला गया 1.05। ये क्या हो गया 1.05। मतलब 1.05 मीटर पे इसका जो क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा। यही मतलब है इसका।
है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच द कंप्लीट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और उसी पॉइंट पे वेट लग रहा होता है. ठीक है. अच्छा, ये जो व्हील है, मान लो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, R1. और ये जो दूसरा व्हील है इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, R2. पहले तो हमारे पास R1 प्लस R2 ये किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल. वेट कितना है उसके गाड़ी का, 1800 किलो, मतलब कितना हो गया, 18,000 न्यूटन के इक्वल हो गया. अब लगेगा टॉर्क. दूसरी इक्वेशन तो टॉर्क नहीं बनानी है. दूसरी इक्वेशन टॉर्क कैसे बनाएगा मैं देखता हूँ. देखो, अगर ये 1.05 है, ये 1.05 है, तो ये कितना होगा, 0.75. क्योंकि टोटल कितना है, टोटल कितना है. ये बाकी तालियां बोला करो ना यार क्वेश्चन बेटे, तभी तुम कर पाओगे क्वेश्चन. ऐसे भी तुमने देख ही लिया सितंबर, ये सितंबर का जो पेपर है ये इजी है. मैं वार्निंग दे रहा हूँ उनको जो सितंबर में पास नहीं हो रहे, वो 100% पास नहीं हो सकते आगे. 100% तो नहीं, 1% तो चांस भगवान भी देते हैं, पर मैं वैसे कह रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. ये टोटल कितना हमारे पास, टोटल कितना बताओ, 1.08. ये कितना है, 1.05. ये 1.05 तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 0.75. टोटल 1.8 था. अच्छा, अब टॉर्क लगाओ, R क्रॉस F. F ऊपर है ना, कहाँ पे आ रहा है, आउटसाइड. इसका लगाएंगे R क्रॉस F, कहाँ पे आ रहा है, बराबर कर दो तो इक्वेशन बन जाएंगे. R1 R2 की वैल्यू निकाल लो. यानी कि सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी R1 इंटू 1.05 इज इक्वल टू R2 इंटू 0.75. ये इक्वेशन बन जाएगी. यहाँ से तुमने R1 R2 की वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, हाँ यही पूछा, R1 R2 की वैल्यू पूछी है. नॉर्मल रिएक्शन किस चीज़ को शिफ्ट करते हैं हम, आरुषि, अगर मान लो कोई चीज़ टॉपल करती है तो किस चीज़ को शिफ्ट करते हैं हम. कोई भी चीज़ अगर टॉपल करती है तो शिफ्ट किस चीज़ को करें, क्या चीज़ शिफ्ट करें. सारे आरुषि हैं, आरुषि बांट तो रिपोर्ट करते हैं. अच्छा, मेरा एक बात बताओ कि अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात करें तो क्या होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है, इधर से पढ़ के सही तो हो गया. थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, आप बताओ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या होती है. I1 equal to m into t. जोर से बोलो. I2 is equal to I1 plus md square. बैठ जाओ. ये मतलब आपका जैसे भी आप I2 is equal to I1 plus md square. पैरेलल एक्सिस क्या होती है बताओ. तो सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है, पैरेलल एक्सिस तो बता दी. परपेंडिकुलर एक्सिस बताओ. अगली बारी बेटा अगर तुमको याद नहीं ना हुआ तो तुम क्लास में खड़े रहने की कोशिश करना. बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ. अब बताओ इसका R1 R2 की वैल्यू क्या आई है, बताओ. R1 R2 की वैल्यू बताओ क्या आई है. हार्दिक कहाँ है. कितनी वैल्यू आ रही है, R1 की वैल्यू क्या आ रही है,
R1 इज इक्वल टू 105 न्यूटन। R2 की बता रहे हो तो कितनी आ रही है? 105 न्यूटन। ठीक है। ये R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू आ रही है 10500। प्लीज दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू सॉल्व द इक्वेशंस, प्लीज मीट मी आफ्टर द क्लास। मैं एक्सप्लेन करूँगा लेकिन क्लास में नहीं। R1 की वैल्यू 7500। शिवांश हो गया? सुदीप अपना करो। क्या हो गया? क्या हो गया भाई? चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ तुमको, लिखो। क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है, बहुत बारी करवाया हुआ है तुमको। मान लो तुम्हारे पास ये रॉड है, ये रॉड दे दी आपने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के क्रॉस, ये वाली एक्सिस। जो सेंट्रल एक्सिस है वो ये है, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर्स। 10 मीटर्स। और जो टोटल डिस्टेंस है रॉड का वो है 30 मीटर्स। निकाल के दिखाओ। मास जो है रॉड का वो है 1 kg। मास 1 kg है। बहुत सिंपल दिया, बस 2 मिनट जल्दी से करना है। करो फटाफट सॉल्व। हो गया? हो गया सॉल्व। देखो बेटा, ये तो हो ही जाना था, सिंपल था। बड़ी सिंपल सी बात है। सेंटर से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना होता है, ml² अपॉन 12। ml² अपॉन 12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, प्लस साथ में क्या होगा, m इंटू d²। d² कितना? 100। l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू है कितनी? 30। पुट कर दो, और m की वैल्यू 1 kg पुट कर दो। ऐसे किया? ऐसे करना था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है। कॉपीज खोलो, घर जाकर रिवाइज करो, तभी बनेगी बात। ml²/12। अच्छा चलो वापस आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने नहीं हिंट देना, सारे क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन अपने आप करके दिखाओ। तो एक बार रीड कर दो इसको, नंदनी 1 10th। Find the moment of inertia of a sphere about the tangent to the sphere. मतलब आपके पास ना ये स्फेयर है, ये जैसे मैंने बना दिया स्फेयर, तो आपने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। टेंजेंट गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर अबाउट एन डायमीटर। यहाँ से टेंजेंट ये होता है ना, टेंजेंट निकाला हुआ हमने कहीं पर ही। करो सॉल्व, करो पहला पार्ट करो पहले। फिर तुम क्या करते रहते हो आपस में? तुम अलग अलग बैठा करो, ऐसे तो काबिल नहीं हो इकट्ठे बैठने के। मैंने सोचा एक दूसरे के साथ बैठ के ट्राई करेंगे क्वेश्चंस। करो फटाफट से। 10th।
7/5 एम आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ वाटर टेंजेंट, टेंजेंट के लिए निकालना है तो ये बात हो जाएगा आपका 2/5 एम आर स्क्वायर तो है ही है, प्लस साथ में क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट हो गया, बी पार्ट करो। Given that the moment of inertia of a disk of mass m and radius r about any of its diameters to be m r square 1/4, find its moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge. Diameter के क्रॉस m r square by 4 है, find its moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through the point on its edge. मतलब ऐसे बना लेते हैं हम डिस्क, ये ऐसे जा रहा है ना। देखो जो डायमीटर है उसके क्रॉस उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दिया कितना एम आर स्क्वायर बाय 4 है ना, एम आर स्क्वायर बाय 4 है, लेकिन उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायमीटर को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको तो पता है कि डिस्क में से जब सेंटर से लाइन पास होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कितना होता है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और अगर साइड से होएगी तो हमारे पास कौन सी एक्सिस थ्योरम लगेगी, पैरेलल, एम आर स्क्वायर बाय 2 है, प्लस क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3/2, देखो 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। समझ आए 10 के 10 क्वेश्चन। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, मैं वही तो कह रहा हूँ, डायमीटर के क्रॉस दिया हुआ है, मुझे चाहिए ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है हमको, समझ आया। पहले तो ना बेटे पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज जाके जिन्होंने तो कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो जाके ना कॉपी में सब कुछ रिवाइज करो, ये हर साल होता है जैसे सितंबर में ब्रेक लगती है, फिर अच्छे बच्चे कर लेते हैं और जो बच्चे नहीं सिंसियर होते वो करते नहीं, आगे वाले चैप्टर में मुश्किल आ जाएगी। अगला चैप्टर है ग्रेविटेशन, वो भी नहीं समझ आएगा, उससे अगला भी नहीं समझ आएगा, और प्लस टू तो पूरी नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है ये कोर है, तो उसको अपने आप सेल्फ स्टडी करो, अपने आप सेल्फ स्टडी करने का तरीका मैंने तुमको बता दिया, डाला ना कि अच्छे से आधा घंटा काम करो फिर 5 मिनट की ब्रेक लो, आधा घंटा काम फिर आप अच्छे से करो, ऐसे लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। ठीक है, लिखो एक पॉइंट लिखो, in order to calculate the moment of inertia, in order to calculate the moment of inertia, it is very important to identify the axis, it is very important to identify the axis about which moment of inertia is to be evaluated, moment of inertia is to be evaluated, एक्सिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक्स को स्टार्ट करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के माइंड में पिक्चर है कि मैंने पहुंचना कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, 11th भी कर लेते हैं, 11 पूरे हो जाएंगे। 11th क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो, ये पढ़ेगी तान्या। हॉलो सिलेंडर, मुझे बताओ हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर क्या होता है एम आर स्क्वायर। सॉलिड का क्या होता है, वेरी गुड, और सॉलिड स्फीयर आगे बढ़ो। Both having the same mass and radius, the sphere is free to rotate about its standard axis of symmetry, and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. Which of the two will acquire a greater angular speed after given time? देखो इसको ना ओरल करते हैं, ध्यान से सुनो, ओरल करेंगे इसको, उससे नहीं करेंगे। एक हमारे पास सिलेंडर है और एक हमारे पास क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है,
बोलो बेटे 2/5 mr square मतलब 2/5 कितना हो गया 0.4 कितना हो गया 0.4 mr square और पहले वाला क्या था हॉलो सिलेंडर का कितना था यार यार थोड़ा प्रेजेंस का माइंड होना चाहिए अगर हम कर रहे हो तो दिमाग चलाना है तो मुझे बताओ पहले वाला क्या था हाँ पहले वाला था mr square जो तुम्हारा हॉलो सिलेंडर कितना था उसका दूसरे वाला क्या है सॉलिड सिलेंडर उसका कितना है 0.4 mr square किसका ज्यादा सिलेंडर का कि स्फीयर का सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा दिमाग में बिठा लेंगे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है स्फीयर का क्या है स्फीयर का क्या है आगे उसमें पूछा गया क्या चीज ज्यादा होनी चाहिए मतलब क्या ग्रेटर एंगुलर स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला ओमेगा होता है क्या होता है सर जी बच्चों का पेपर है कल देखो अरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं जान खराब ये छोटे बच्चे के नहीं है ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जान मैं थोड़ी देर में छोड़ हाँ, वैसे इसका जल्दी बायो छोड़ना। का पेपर है देखो चेक है इसका है आगे किस हाथ खड़ा करो जिससे कल पेपर किस का पेपर है तो देखो ऋषि है कल पेपर है तो क्या करूं छोड़ दूं और बायो इसका चेक का तो परसों है चेक करो परसों चलो अच्छा काम करते हैं कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगा 10 मिनट सर मैं वापस फिर से किस पे था हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 0.4 किसका ज्यादा आया था हॉलो सिलेंडर का किसका आया था अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है i into मुझे पता है निकालना वो है मैं तुमसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा हूं बेटे क्या फॉर्मूला होता है i into अब देखो अगर i की वैल्यू ज्यादा तो ओमेगा की वैल्यू कम अगर i की वैल्यू ज्यादा तो ओमेगा की वैल्यू कम i की वैल्यू ज्यादा किसमें i की वैल्यू सिलेंडर में ज्यादा है अगर i की वैल्यू सिलेंडर में ज्यादा तो उसका ओमेगा क्या होगा i की वैल्यू कम किसमें तो उसका ओमेगा क्या होगा i की वैल्यू सिलेंडर में कितनी है बताओ i की वैल्यू सिलेंडर में कितनी है और स्फीयर में कितनी है 0.4 तो किसकी वैल्यू स्फीयर की वैल्यू ज्यादा हुई कि सिलेंडर की की ज्यादा हुई तो सिलेंडर की ज्यादा हुई तो उसका ओमेगा क्या हुआ कम स्फीयर की कम हुई तो उसका ओमेगा क्या हुआ फिर से देखते हैं कुछ बच्चों को समझ आ गया कुछ नहीं आया सुनो देखते को मैंने कोशिश करते हैं यार क्या बार पेन से जवाब यूज करते हैं l इक्वल टू क्या होता है i इनटू ओमेगा l इक्वल टू i क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले मैंने निकाला सॉलिड स्फीयर का कितना होता है सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 0.4 mr square लिखो तुम इसको लिखो तुम्हारे घर पर लिखते हैं बाद में लिखो इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 0.4 mr स्क्वायर I is equal to 0.4 into mr square दूसरा हॉलो सिलेंडर का क्या होता है m into r square देखिए फिर लिखो एंगुलर मोमेंटम l is equal to I into अब जिसका अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है एंगुलर मोमेंटम क्या है तो जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसको ओमेगा क्या होगा इनर्शिया ज्यादा किसका इसका हॉलो सिलेंडर का इनर्शिया ज्यादा तो उसका ओमेगा क्या होगा लिख लो मोर इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया lesser will be the value of omega okay omega more is the moment of inertia lesser will be the value of omega और lesser will be the moment of inertia more will be the value of omega तो किसका आएगा ओमेगा ज्यादा बताओ सॉलिड
स्क्वायर का ओमेगा ज़्यादा है। अभी बात हो एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ, अगर ओमेगा ज़्यादा होगा तो अल्फा भी ज़्यादा है कम है? ज़्यादा होगा, है ना? ओमेगा ज़्यादा होगा तो अल्फा भी क्या होगा? जितनी भी अगर अल्फा ज़्यादा होगा तो टॉर की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। टॉर की वैल्यू क्या होगी? जितने भी तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स नहीं होते, ये जो खंभे लगे होते हैं, ये कभी भी हॉलो नहीं होते, ये सॉलिड होते हैं। अगर सॉलिड होते तो इनके बीच में से हल्की सी एक जगह छोड़ी होती है ताकि बाहर निकल सके, लाइट जलाने के लिए चाहिए ना कुछ सप्लाई की जरूरत है, लेकिन ये होते सॉलिड है। क्यों सॉलिड रहेंगे? अगर सॉलिड रहेंगे तो इनमें इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा। अगर इनर्शिया की वैल्यू ज़्यादा तो ओमेगा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो इनकी टॉर्क जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मतलब जब हवा चलती है तो खंभों के गिरने का जो डर है वो दूर होता है अगर वो सॉलिड हो। अगर हॉलो हो तो फटाफट गिर जाएगा, उसमें टॉर्क की वैल्यू भी क्या आएगी? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्का बताएगा कि वो हॉलो भी होती है और सॉलिड भी होती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन वन कौन सा था ये? जितने क्वेश्चंस किए हैं एक बार मन में पढ़ने हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन को रीड करो, देखो माइंड में क्लिक होता है कि कैसे करना है। 1 to 11 माइंड में होना चाहिए क्लिक, यही है पढ़ने की ट्रिक। अच्छा बनाया ना मेगा? सुदीप मैंने पढ़ने के लिए कहा है बेटे। आते हैं सारे, समझ आ रहे हैं? पक्का? जितना आज की क्लास में हुआ सब कुछ पढ़ लो, मैं भी क्वेश्चन पूछूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ। जितना किया हमने अच्छे से पढ़ लो।